Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab. Let us begin. आज का पहला शब्द है relent. Relent, relent नहीं है, relent. तो इसका मतलब होता है नरम पड़ना या एक यू टर्न लेना या अपना एक जो आपने निर्णय ले रखा है उससे थोड़ा सा उसको चेंज करना, नरम पड़ना बेसिकली. तो यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर की एक आर्टिकल की यहाँ पे हेडिंग थी कम्यूटर्स होते हैं जो कम्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल आप मैं दिल्ली में रहता हूँ तो हमारे यहाँ मेट्रो है, तो मेट्रो में मैं कम्यूट करता हूँ. ठीक है, मैं कह सकता हूँ मैं कम्यूटर हूँ दिल्ली मेट्रो का. सो कम्यूटर्स सफ़र एज कैबीज़. यहाँ पे कैबीज़ मतलब जो टैक्सी चलाते हैं. कैबीज़ रिफ्यूज़ टू रिलेंट, नरम पड़ने से मना कर रहे हैं कैबीज़ जो टैक्सी चलाते हैं. कुछ वजह है, उस पर नहीं जाएंगे, वर्ड पे ध्यान दीजिए. तो इसका मतलब होता है नरम पड़ना, रिलेंट. कैबीज़ नरम पड़ने से मना कर रहे हैं. सो यहाँ पर आप सेंटेंस में इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो. एक तो बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है यहाँ पे. ही resumed वॉकिंग आफ्टर एन आवर एंड द गस्टी विंड relented a bit. उसने एक घंटे बाद वापस चलना शुरू कर दिया. ये ऑफ कोर्स काफ़ी एक एडवर्स सर्कमस्टांसेस में कहीं पे वो चल रहा है, शायद कोई माउंटेनियस एरिया है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही एडवर्स क्लाइमेट है, तो वहाँ पे वो चल रहा है. तो उसने एक घंटे का रेस्ट लिया कि शायद हवा थोड़ी बहुत अब नरम पड़ जाए. और बिल्कुल जो गस्टी विंड होती है झोंकेदार हवा ने थोड़ा सा वो थोड़ी नरम पड़ गई. ठीक है, सो ये नहीं कह सकते द विंड चेंज्ड इट्स माइंड, बट थोड़ी नरम पड़ गई. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो द मिनिस्टर वॉज गोइंग टू रिफ्यूज हिज रिक्वेस्ट बट ही रिलेंटेड. नरम पड़ गया कि ठीक है यार, जो भी कह रहा कर लो. जज भी रिलेंट करते हैं. द जज रिलेंटेड ऑन द पनिशमेंट व्हेन ही सॉ द बॉय वॉज मियरली ट्राइंग टू फीड हिज फैमिली. जज नरम पड़ गए, उन्होंने अपनी पनिशमेंट से थोड़ा यू टर्न लिया, अपना माइंड बदला कि हाँ, इसको इतनी कड़ी पनिशमेंट भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये बच्चा सिर्फ अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा था. सो फाइनली आप अगर एक मोदी जी के फैन हैं तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. मोदी जी विल नॉट रिलेंट इन हिज फाइट अगेंस्ट ब्लैक मनी. वो नरम नहीं पड़ेंगे काले धन के खिलाफ. मित्रों, हम आगे बढ़ेंगे. अगला शब्द है एब्सर्ड. एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, कोई जिसकी कोई इट्स रिडिकुलस, लाफेबल, मतलब हंसी आ जाए किसी को. इलॉजिकल, स्टूपिड भी कह सकते हो. सेंटेंस में आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले तो अगर आपका कोई दोस्त कोई इलॉजिकल स्टूपिड बात करे, बेतुकी बात करे, तो आप कह सकते हो व्हाट एन एब्सर्ड थिंग टू से. यू कैन ऑल्सो से क्लेमिंग दैट योर कैट वॉज एबडक्टेड बाई एलियंस. एबडक्टेड मतलब उसको अपहरण कर लिया उसका एलियंस ने, तो वो भी एब्सर्ड है. अगर कोई इंसान ये कहे कि मेरी बिल्ली को तो एलियंस उठा के ले गए, उसको अगवा कर दिया, सो वो एब्सर्ड है. उसके अलावा ये भी कह सकते हो आप बिकॉज राघव लव्स टू ड्रिंक, उसको पीना काफ़ी पसंद है, तो उसको जो बिहार गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि अल्कोहल बैन करने का, वो डिसीजन उसको एब्सर्ड लगता है. ही फाइंड्स बिहार गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन अल्कोहल एब्सर्ड. एब्सर्ड का उल्टा होगा रीजनेबल, सेंसिबल. अगला शब्द है प्रिस्टीन. प्रिस्टीन का मतलब होता है इमैक्युलेट, परफेक्ट कंडीशन, मिंट कंडीशन. जिस कंडीशन में वो ओरिजिनली था वो कंडीशन. ठीक है, इमैक्युलेट का मतलब ये होता है बिल्कुल डर्टी ना होना, क्लीन, पवित्र कह सकते हो एक तरीके से. तो यहाँ पे सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हो मेरे अंकल की एक एंटीक फोर्ड मस्टैंग कार है, वो आज भी प्रिस्टीन कंडीशन में है और उसके सारे के सारे ओरिजिनल पार्ट्स इंटैक्ट हैं, और ऑफ कोर्स मेंटेनेंस भी अच्छी की होगी तो ही वो एक प्रिस्टीन कंडीशन में है. जैसे वो नई नवेली जब आई थी उसी कंडीशन में है. आप ये भी कह सकते हो बिफोर वी मूव इनटू आवर न्यू हाउस द बिल्डर विल मेक श्योर इट इज़ इन अ प्रिस्टीन स्टेट. बिल्कुल परफेक्ट मिंट कंडीशन में होना चाहिए होगा वो घर, जो बिल्डर वो चीज़ करेगा. सो यहाँ पर द हिंदू में यूज़ किया है ये PWD ने हाई कोर्ट को कहा है कि हम ये कुशक नाला है उसको हम बिल्कुल प्रिस्टीन कर देंगे. ये है वो नाला, कुशक नाला, तो इसको बिल्कुल प्रिस्टीन कर देंगे. ये मतलब जैसा मिंट कंडीशन है बढ़िया कर देंगे.
पानी भी बढ़िया कर देंगे। सो इसका एंटोनिम होगा डर्टी, प्रिस्टीन का उल्टा डर्टी। अगला शब्द काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक सेंटेंस का पार्ट है, यहाँ पे दो शब्द मिलेंगे एक के बाद एक। डिस्टोपियन फिक्शन इज करंटली रिपोर्टेड टू बी एक्सपीरियंसिंग अ रिसर्जेंस। पहले डिस्टोपियन का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, डिस्टोपिया, मैं डिस्टोपियन से डिस्टोपिया पे आ गया हूँ। डिस्टोपिया एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पर लोग नाराज़ हैं, सिर्फ नाराज़ नहीं, काफ़ी बदतर कंडीशन है, जो एक आइडियल कंडीशन होनी चाहिए उससे बिल्कुल विपरीत। लोग सफ़र कर रहे हैं, मुश्किल में हैं और काफ़ी अनडिज़ायरेबल है। ये देखिए एक जॉनर भी होता है मूवीज़ का, डिस्टोपियन मूवीज़ काफ़ी फेमस हुई थी। अगर आपने विल स्मिथ की एक मूवी है आई एम लेजेंड आपने देखी हो, तो वो एक डिस्टोपियन सोसाइटी पे बेस्ड है। सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, बस एक आदमी घूम रहा है। और उसके अलावा मैड मैक्स भी, जो 2015 में आई थी। अगर आपने ये दोनों मूवीज़ नहीं भी देखी तो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि डिस्टोपिया एक बुक्स का भी एक जॉनर होता है, जिसमें वो लिखते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जो काफ़ी बर्बाद हो चुकी है, जहाँ पे काफ़ी करप्शन है, लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो सेंटेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, माई फ्रेंड थिंक्स दैट सोसाइटी विल टर्न इनटू अ डिस्टोपिया बिकॉज ऑफ ऑल द इनजस्टिस इन द वर्ल्ड। दुनिया में इतना इनजस्टिस है कि मेरे दोस्त को लगता है कि शायद हमारी जो सोसाइटी है एक डिस्टोपिया बन जाएगी आने वाले फ्यूचर में। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, सेट इन अ डिस्टोपिया द मूवी डिपिक्टेड द स्ट्रगल ऑफ द कैरेक्टर। सेट इन अ डिस्टोपिया एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ खराब है, स्ट्रगल दिखाती है मूवी उन कैरेक्टर्स की। हंगर गेम्स भी एक डिस्टोपिया टाइप की मूवी है। इसका एंटोनिम हो गया यूटोपिया। यूटोपिया मतलब एक आइडियल कंडीशन जहाँ पे सब लोग खुश हैं। हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में दिखता है, मूवी की स्टार्टिंग में कम से कम सब लोग खुश हैं, सब हैप्पी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, पड़ोसी बढ़िया है, सब बढ़िया है। सो अगला जो शब्द है रिसर्जेंस, ये देखते हैं। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस बहुत बढ़िया शब्द है, आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं। लोग इसको इतना इस्तेमाल करते नहीं हैं, बट कहीं जगह इसको आराम से आप अपने सेंटेंस को एलिवेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है रिन्यूअल, रिवाइवल, ठीक है, पुनरुत्थान कह लीजिए आप। यहाँ पे इसको यूज़ किया है कि जैसे मैंने आपको बताया था, डिस्टोपियन फिक्शन जो डिस्टोपियन जॉनर है नॉवल राइटिंग का, वो अब धीरे धीरे उसका रिवाइवल हो रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है एक रिसर्जेंस, ठीक है। सो यहाँ पर आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर सीइंग अ रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन रिलीजन। दुनिया भर में हम देख रहे हैं एक रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है रिलीजन की तरफ वापस, क्योंकि कुछ टाइम पहले कुछ नास्तिक लोग ज़्यादा हुए थे, एथीज़म ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ये सेंटेंस है, मैं रियलिटी कुछ नहीं कह रहा, रियलिटी अलग हो सकती है। ऐसे आप कह सकते हो कि रिलीजन में लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है, वी आर सीइंग अ रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन रिलीजन। तो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, देयर हैज़ बीन सम रिसर्जेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिसेंटली। ये आप यूपीएससी, एसएससी, किसी भी आपको कहीं पे एस्से लिखना है, आंसर लिखना है, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ भी क्राइम, आपको जहाँ भी लगता है कोई चीज़ वापस उठ रही है, यू कैन से रिसर्जेंस, इमीडिएटली सेंटेंस का वजन बढ़ जाता है, इट सीम्स गुड। सो इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्सटिंक्शन, जो सीधी सी बात है, रिवाइवल हुआ नहीं। रिवाइवल कब होगा? जब कोई चीज़ डूब गई, गायब सी हो गई, तभी रिवाइवल होगा ना उसका। तो वापस अगर उठी ही ना तो एक्सटिंक्शन, बिल्कुल विलुप्त हो गई वो। तो एंटोनिम हो गया उसका एक्सटिंक्शन। अगला शब्द है एनिग्मा। एनिग्मा देखिए, इसका मतलब होता है एक रहस्य, पहेली। आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। Even those who worked closely with the former prime minister remember him as an enigma। यहाँ पे हिंदू में इस्तेमाल किया गया है इसको। यहाँ पे ऑफ कोर्स जिस प्रधानमंत्री की बात की जा रही है वो है पीवी नरसिम्हा राव साहब। तो उनके बारे में कह रहे हैं कि जिन्होंने उनके साथ काम भी किया था वो भी उनको एक एनिग्मा के रूप में ही देखते थे या याद करते हैं। एनिग्मा होता है समथिंग दैट इज़ मिस्टीरियस, एक मिस्टीरियस ही चीज़ जो आप समझ नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया वर्ड है एनिग्मा, आप कई जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, होपफुली द टीचर विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैथ एनिग्मा ऑन द बोर्ड।
अगर आपको मैथमेटिक्स की जो कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको पहेली रहस्य की तरह लगते हैं, तो आप कह सकते हो कि काश शायद जो हमारी टीचर हैं वो बोर्ड पर हमको ये जो मैथ का जो एनिग्मा है, जो पहेली रहस्य है, वो समझने में मदद कर दे। आप ये भी कह सकते हो, अगर आप रेसलिंग के फैन हो, द अंडरटेकर इज स्टिल एन एनिग्मा फॉर मैनी ऑफ हिज फैंस। जो उनका एक पता है नकली होती है, बट जो एक कैरेक्टर बनाया है, डेड मैन एंड ऑल दैट, इट सीम्स एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है, ठीक है। इट्स लाइक एन एनिग्मा। फाइनली सैडली द लिटिल गर्ल्स डिसअपियरेंस कंटिन्यूज टू बी एन एनिग्मा। कोई छोटी सी बच्ची गायब हो गई, उसका जो डिसअपियरेंस है आज भी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, समझ नहीं आता कि कैसे हो गया। सो दिस इज एनिग्मा। द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड रिसेंटली आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी था। वैंग कुई नाम के एक चाइनीज सोल्जर थे जो काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में ही उनको रहना पड़ा, क्योंकि चाइनीज़ वॉर के बाद वो यहीं पे ही फंस गए थे, स्ट्रैंडेड हो गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर अ वेट फॉर ओवर 5 डेकेड्स, 50 साल, दशक, एक दशक में 10 साल होते हैं, डेकेड में 10 साल होते हैं, 5 डेकेड्स, फॉर्मर चाइनीज सोल्जर वैंग कुई who had been stranded in India since 1963। स्ट्रैंडेड मतलब फंसा हुआ, मगर सिर्फ फंसा हुआ नहीं, असहाय, कुछ मतलब उसके पास मदद भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता, बस फंसा हुआ। आप यहाँ पे इन जनाब को देख सकते हैं, ये हाईवे से गुजर रहे थे। आप बैकग्राउंड से बता सकते हैं आसपास कोई दुकान, कोई सिविलाइजेशन, कोई इंसान तो रहते हैं नहीं यहाँ पर। तो बिल्कुल यहीं पे इनकी गाड़ी रुक गई। अब ये क्या हो गए हैं, ही इज स्ट्रैंडेड, फंस चुके हैं, असहाय हैं। अब क्या करेंगे, गाड़ी थी वो चल नहीं रही, और ही इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो आप कह सकते हो इंग्लिश में, लेफ्ट विदाउट द मीन्स टू मूव फ्रॉम समवेयर, एक जगह फंस जाना, असहाय होके फंस जाना। सो सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, मैंने इमेजिनेशन थोड़ा यूज करी है यहाँ पे। द एस्ट्रोनॉट्स बिकेम स्ट्रैंडेड on Mars when their rockets broke down soon after landing on the red planet। red planet of course Mars का दूसरा नाम है, क्योंकि लाल ग्रह है, उसका कलर लाल है, तो रेड प्लैनेट कहते हैं उसको। तो एस्ट्रोनॉट्स, अब तक कोई इंसान मार्स तक पहुंचा नहीं है, मगर सेंटेंस बनाना कुछ भी बना लो, तो आप कह सकते हो मार्स पर जो एस्ट्रोनॉट्स गए, वो वहाँ पर उनका जो रॉकेट था जो वापस उनको धरती पर लाने वाला था, वो टूट गया, और वहाँ पे वो अब असहाय होके फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड। आप ये भी कह सकते हो, शी लेफ्ट मी स्ट्रैंडेड इन टाउन विद नो कार एंड नो मनी फॉर अ बस। तो बिल्कुल मैं वहाँ पर उस टाउन में फंस गया असहाय होकर। अगला शब्द है वैलिएंट। वैलिएंट इसका मतलब होता है बहादुर। ये रिसेंटली जो इंडिया और ये बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें इंडिया ने बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, और लग रहा था कि शायद बांग्लादेश जल्दी हार जाएगी, मगर उन्होंने एक वैलिएंट फाइट बैक दिखाया। बहादुरी से वो इंडिया के बॉलर्स के खिलाफ अभी भी स्कोर कर रहे हैं। सो आप कह सकते हो वैलिएंट का मतलब है, कह सकते हो नहीं है इसका मतलब, ब्रेव, करेजियस, फियरलेस, बहादुर। सेंटेंस में आप कह सकते हैं, आपने टाइटैनिक देखी हो अगर, तो आपको याद होगा, बिकॉज द कैप्टन वॉज अ वैलिएंट मैन ही रिफ्यूज टू लीव हिज शिप अंटिल एवरी पैसेंजर वॉज ऑन ए लाइफ राफ्ट। शिप थी, डूब रही है, सबको भागना पड़ेगा, तो कैप्टन एक वैलिएंट मैन था, बहादुर इंसान था, तो उसने मना कर दिया कि मैं शिप से तब तक नहीं उतरूंगा जब तक बाकी सारे के सारे पैसेंजर्स नहीं उतर जाते। तो टाइटैनिक से आपको याद आ रहा होगा, इस टाइप का कैरेक्टर वैलिएंट इंसान था। सो आप ये भी कह सकते हो, द वैलिएंट रेस्क्यू वर्कर्स कंटिन्यू टू सर्च फॉर सर्वाइवर्स इनसाइड द अनस्टेबल बिल्डिंग। जो रेस्क्यू वर्कर्स थे, बहादुर थे, वो जो सर्वाइवर्स थे बिल्डिंग के अंदर, वो उनको तब तक ढूंढते रहे जब तक वो ढूंढ सकते थे। तो काफ़ी बहादुरी का काम है ये। इसका एंटोनिम ऑफ कोर्स, बहादुरी का एंटोनिम क्या होगा, कावर्डली, ठीक है, डरपोक। टाइम फॉर सम MCQs। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है आपके सामने, फ्यू टीचर्स हैव बीन स्पेयर्ड द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑब्स्ट्रपरस प्यूपिल इन द क्लास। तो आपको बताना है यहाँ पे जो हाईलाइटेड शब्द है ऑब्स्ट्रपरस, इसका सिनोनिम क्या होगा। आपको बड़ा यहाँ पे एडवांटेज मिल चुका है, आपको फुल यहाँ पे सेंटेंस में ये वर्ड दिया गया है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा देखिए, इसका जो आंसर है वो है
अनरूली। अनरूली आप कह सकते हैं डिसोबीडियंट, नॉइजी, मतलब बात ना मानने वाला और बहुत ही ज़्यादा जो नॉइज मतलब कमोशन मचाता है क्लास में। ऑब्स्ट्रेपरस, हर क्लास में एक ना एक, जब आप बच्चे हो गए आपको याद होगा, एक ना एक स्टूडेंट होता रहा जो काफ़ी ऑब्स्ट्रेपरस था। अब आते हैं ईडियम्स पे। आपको बताना है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम है, मुझे पता नहीं कितने लोग सही कर पाएंगे, बट आप एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा ये क्वेश्चन। विलो द विस्प, आपको बताना है इस ईडियम का अर्थ क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव, टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे, टू एक्ट इन अ फूलिश वे, टू हैव डिजायर्स अनबैक्ड बाय एफर्ट्स। तो आप एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ। ऑलराइट, सो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो देखिए, इसका जो आंसर है वो है समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव। इलेक्शन के समय हमें ये ईडियम खूब सुनने को मिलता है। ऐसी बात कह देंगे कि हम इंडिया में हर जगह एम्स ज़रा हॉस्पिटल खोल देंगे, कुछ कुछ भी ऐसे वादे पॉलिटिशियंस कर देते हैं जो पॉसिबल नहीं होते। तो उनमें से एक है फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको रोज़गार मिलेगा, कोई बेरोज़गार नहीं होगा। तो आप कह सकते हो फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ द विलो द विस्प दैट पॉलिटिशियंस हैव बीन चेसिंग फॉर डेकेड्स। एक ऐसी चीज़ है जिसको पॉलिटिशियंस कई सालों से चेस कर रहे हैं और जनता को भी बता रहे हैं कि ऐसा होगा, एक दिन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगला शब्द एक फॉरेन वर्ड है, क्लैट में काफ़ी यूज़ होता है और भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। इसको प्रोनाउंस करते हैं ब्लिट्सक्रीग। जर्मन शब्द है। तो आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। आपके सामने ऑप्शंस है, एक सडन अटैक दैट इज इंटेंडेड टू सरप्राइज एंड क्विकली डिफीट द एनिमी, जिसमें एयरक्राफ्ट और ग्राउंड फोर्सेस सब इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा है एक सडन शॉक जिससे होपलेसनेस आ जाती है। तीसरा है एक जर्मन सुवेनियर। फाइनली एक ऐसा इंसान जो पागल है, ब्लिट्सक्रीग। सो आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, आंसर टाइम। ब्लिट्सक्रीग एक फॉर्म ऑफ अटैक है। इसका जन्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, जब जर्मन सेनाएं पोलैंड की सेना और आगे जो ईस्टर्न यूरोप में जो भी उनके खिलाफ जो भी खड़ा होता रहा, उनको हराने के लिए इस्तेमाल करती थी। इसमें ये क्या करते थे, एक सडन फॉर्मेशन बनाकर जो एनिमी का जो डिफेंस है, डिफेंस लाइन तो बहुत लंबी होती है, मगर डिफेंस लाइन के एक सर्टेन पॉइंट पे एक इस तरीके की आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऐसी एक फॉर्मेशन बनाकर ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते थे। और एक बार वो घुस जाते थे तो बीच में जो जगह बनती थी वहाँ से वो सप्लाईज भेजते थे। खैर वो मिलिट्री टैक्टिक्स हो गए, इतना उसमें डीप नहीं जाएंगे। बेसिकली एक सडन अटैक होता रहा, लाइटनिंग क्विक, और जर्मन सेना को काफ़ी सफलता भी मिली ब्लिट्सक्रीग की वजह से।